दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव के परिणामों पर। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोपाल कुमार जी, जो बिहार के युवा हैं और अभी बीएड कर रहे हैं। सर जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप पत्रिका के जिसने मुझे मौका दिया और बिहार के बारे में चुनावी परिणामों के बारे में मुझे कुछ कहने को मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के जो भी जनता है जो भी सुन रही है उनको बहुत बहुत मेरा नमस्कार और धन्यवाद स्वीकार कीजिएगा। जी, क्या लगता है आपको एक युवा होने के नाते इस बिहार चुनाव के जो परिणाम आ रहे आए हैं, क्या ये सही है जी या फिर इसमें कुछ गोलमाल है, या फिर जो 10,000 रुपये सरकार द्वारा डाले गए महिलाओं के खाते में उसका ये परिणाम है? देखिए, जब मैं पॉलिटिकल साइंस में मैंने एमए भी कर रखा है तो बिहार चुनाव की अगर बात करें तो अगर देखें इस तरह की उम्मीद जहां तक एनडीए को भी उम्मीद नहीं थी कि वो 200 पार डबल सेंचुरी मार देंगे। जी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जीतने का मुख्य कारण रहा है कि उन्होंने विकास तो किया है लेकिन लास्ट में फ्री बीज जो देते हैं जिनसे कहीं ना कहीं लगभग लगभग यहाँ के जनता को नुकसान है। यहाँ 10,000 दे के वोट को तब्दील कर लेना घोटाला तो नहीं कह सकते हैं लेकिन इस तरह की जब आप विकास किए हैं तो फिर 10,000 देने की क्यों बात है। और जीविका दीदियों को देना कहीं ना कहीं वो वोट जो है महिलाओं को केंद्रित कर लिया है। घोटाला आप देख सकते हैं कि कहीं पर जो है बैलेट पेपर को भी गिनती कहीं पर फेंका गया है तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा है। और ये नहीं कह सकते हैं कि एनडीए जो जीत बहुमत हासिल के लिए उतनी घोटाला नहीं है। आपको लोकतंत्र में विश्वास करना पड़ेगा। ओके ओके, एकदम सही कहा आपने। लोकतंत्र में विश्वास करना होगा, मगर जिस तरीके के परिणाम आए हैं तो विपक्षी पार्टियों को वह परिणाम संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। उनको लगता है हाँ। कि सत्ताधारी पार्टियों ने कुछ गोलमाल किया है इन परिणामों में, या चुनाव आयोग ने भी देखिए, सत्ताधारी जिस तरह पार्टियों के साथ रहकर कुछ तो किया है। जिस तरह से हाँ जिस तरह से आप देख रहे हो कि राहुल गांधी वोट चोर का मामला वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको सही देखने को मिलेगा। और वहीं पर अब देखिए कि इससे पहले जो 2020 के इलेक्शन हुए थे वो 7 चरणों में चुनाव हुए थे। और हम्म। ये जो 2025 का इलेक्शन हुआ है केवल 2 चरणों में यानी 6 नवंबर और 11 नवंबर में। कहीं जी। ना कहीं जो राहुल गांधी और जो पूरे विपक्ष की पार्टी जो आरोप लगाती है इलेक्शन कमीशन जो है कहीं ना कहीं केंद्र के आधारित काम कर रही है केंद्र पे निर्भर होकर काम कर रही है ऐसा आरोप लगाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ राहुल गांधी विपक्ष का नेता कह रहा है। और दूसरा ये कहने की बात है कि वो इलेक्शन कमीशन जो है इस तरह की काम कर रही है। वोट चोरी एसआईआर एक बड़ा मुद्दा था जिसमें से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं एसआईआर को आधार से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं तो इनके बाद वोट परसेंटेज बढ़े। और वोट परसेंटेज बढ़ने के कारण आपको बता दें कि क्यों बढ़ा है। इसका मुख्य कारण आप जान रहे हैं कि बिहार में हर तीसरा व्यक्ति पलायन कर रहा है और यहाँ बेरोजगारी युवाओं वाला देश है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है यहाँ फैक्ट्री है नहीं। और दूसरी बात है कि वोट परसेंटेज बढ़ने का कारण है कि लोगों का कहीं ना कहीं मानसिकता ये बन गई थी अगर हम वोट नहीं देंगे हमारा मतदाता सूची से नाम कट जाएगा हमें वो आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा जिस कारण से वोट परसेंटेज बढ़े हैं। और आप ये भी देखे होंगे कि महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ी है तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ने का मुख्य कारण है वो 10,000 रुपये पुरुष को तो मिले नहीं। और दस हम्म। हजार रुपया और महिला 35% आरक्षण की भी व्यवस्था कर दिया गया यहाँ पर बिहार सरकार ने। तो जिससे कारण वोट परसेंटेज महिलाओं को आगे बढ़ा। और जिस तरह से अगर हम बात करें नीतीश कुमार जो है विकास पुरुष के नाम से जाने थे तो वो महिला और युवा पे बहुत केंद्रित है। तो यहाँ पर बढ़ चढ़ के महागठबंधन को वोट गया है। आप वोट परसेंटेज की बात करें तो महागठबंधन को भी वोट गया है। जी। लेकिन कहीं कहीं 10,000 12,000 के लिंक से वो खाता दिख रहा है। इनके अमित शाह को भी पता नहीं चल रहा था कि गृह मंत्री जो है अभी उनको भी पता नहीं चल रहा था कि इतने वोट आ जाएंगे। वो 160 का कर रहे थे। एग्जिट पोल बहुत सारे हम लोग भी देख रहे थे एक होनहार होने के नाते बिहार के जागरूक होने के नाते ये देख रहे थे। लेकिन ये समीकरण ही पूरा बदल गया। आप प्रशांत किशोर को आप जान रहे होंगे कि बहुत पॉलिटिशियन रहे हैं। एक दिमाग रहा है कि कैसे जीता है उनका एक 0 सीट आया है। तो कहीं ना कहीं बिहार जो है बदलाव की धरती है लेकिन समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। जी। जी, तो प्रशांत किशोर की जैसे आपने चर्चा की, प्रशांत किशोर ने पिछले 3-4 साल में बिहार में काम किया, यात्राएं निकाली, घर घर गए, गांव गांव गए, लोगों को उनके मुद्दे बताए, बिहार के पलायन जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए अन्य पार्टियों को मजबूर कर दिया।
जो वहां की मूलभूत जरूरत है उस पर चुनाव को प्रशांत ने लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो एक सीट नहीं जीत पाए। ये भी तो बिहार के लिए, देखिए, या जो चाहता है बिहार का बेहतर करने के लिए, उसके लिए ये तो मतलब ऐसा हो गया कि आत्महत्या करने जैसा। बिहार की बात करें, प्रशांत किशोर ने एक बहुत अच्छा मुद्दा दिया कि पलायन पे बात किया, रोजगार पे बात किया, शिक्षा पे बात किया, उनका एक अच्छी है। तो देखिए, यहाँ पर वो अच्छी अच्छी बातें की है, लोग समझे भी, लेकिन इस बार मौका नहीं दिया गया। 2030 में जरूर उनको मौका दिया जाएगा। दूसरा बात आप पूछे कि प्रशांत किशोर क्यों नहीं जीत पाए। प्रशांत किशोर का, आप कोई भी कार्यकर्ता को आप पैसे के बल पे नहीं खरीद सकते हैं। आप अगर सोशल मीडिया से देखे होंगे तो लग रहा होगा कि जो भी दूसरे जगह से देख रहे होंगे, लग रहा है कि प्रशांत किशोर की ही सरकार बन रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जमीन से जुड़े हुए, अब 1 साल की पार्टी हुई है उनका, 2024 में पार्टी का निर्माण हुआ। वो 3 साल पहले वो यात्रा कर रहे थे, बिहार यात्रा। लेकिन अब अचानक आना और अचानक पॉलिटिक्स में आ जाना, ये आसान बात नहीं होता। आपको जमीन से जुड़ना होता है पॉलिटिक्स करने के लिए। और प्रशांत किशोर में जो आप देखे होंगे कि उनके पास पैसे तो हैं, लेकिन आप किसी की भी पार्टी को आप दिल से खरीदना, पैसे से खरीदना, आप कुछ लोगों को पैसे से खरीद सकते हैं, या फिर वोट को बदलना, ये नहीं है। जिस तरह एनडीए जो है एक अपनी विचारधारा फैला दिया है, अगर हम महागठबंधन एक अपनी अपनी विचारधारा फैला, बिन पैसे के भी किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये पैसे थोड़ा आपको डाउन टू अर्थ, अभी समय लगेगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उठने में थोड़ा समय लगता है। और आने वाले समय में प्रशांत किशोर भी एक ऑप्शन बन सकते हैं बिहार के लिए। लोग जागरूक होंगे, शिक्षा पे बात करते हैं, उनका एक आइडियोलॉजी अलग तरह से है। और आगे देखते हैं, और उनका भी देखेंगे। खुद वो चुनाव नहीं लड़े, अगर उतने रणनीतिकार थे तो वो उनको भी लड़ना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं वो भी एनालिसिस कर लिए थे कि हमको लग रहा है कि हम इस फील्ड पे नहीं आ सकेंगे, या फिर आने के लिए वो बैक बेंच से काम कर सकते हैं। तो वो उनकी विचारधारा है। लेकिन यहाँ के युवाओं को बहुत चोट लगी है, और जो भी सरकार बन रही है, उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के लिए काम करेगी। हमारा मुद्दा युवा होने के नाते यही रहेगा कि पेपर लीक ना हो, क्लीन एग्जाम हो, दूसरा हो कि रोजगार मुहैया केंद्रित हो, बातों पे केंद्रित ना हो, को सीधे इम्प्लीमेंट हो। फैक्ट्री बनेगा तो बहुत सारे रोजगार आएंगे, उससे पढ़े लिखे लोग भी मिलेंगे, हमारा इकोनॉमिक डेवलप होगा। और मैं तो यही चाह रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक चीज ऑब्जर्व किया, मैंने जो मैंने एनालिसिस किया या परिणाम देखे, उसमें जी। बहुत सारे लोग मतलब लोकतंत्र में उनका विश्वास बढ़ रहा है, या वो कैंडिडेट बनना चाहते हैं। मैंने देखा कहीं कहीं ऐसी सीटें हैं जहां पर 20-25 लोग चुनाव लड़ रहे हैं एक एक सीट पे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? उसमें युवा भी हैं और महिलाएं भी हैं, सब हैं। देखिए, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में हर जनता को अधिकार होता है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो है, आप देखे होंगे कि अलग अलग कैंडिडेट, ये यहाँ पर अगर हम बात करें, बिहार की बात करें, तो 3-4 पार्टी ही अपने आप को उभार। अगर हम बात करें, एनडीए में भी बहुत सारे पार्टी थे। एनडीए में जो थे, बीजेपी था, जेडीयू था, उसके बाद एलजेपी था, हम था, रोलोसपा था। वही महागठबंधन में कांग्रेस, फिर आरजेडी, सीपीएम, सीपीएल, फिर अलग अलग पार्टी के मुकेश सहनी की पार्टी थी, वीआईपी। तो जी। ये अलग अलग थे। लेकिन यहाँ पर लोग पॉलिटिक्स, कहीं ना कहीं आप देखेंगे, अगर इतिहास में बात करें तो बिहार एक बदलाव की धरती रही है। 1977 में जो है, हम्म। छात्र आंदोलन से जयप्रकाश नारायण ने केंद्र की सरकार की सत्ता बदल दी थी। तो बिहार राजनीति का केंद्र रहा है। लेकिन बिहार में मैं देख रहा हूँ कि लोग जागरूक हो रहे हैं, और जागरूक होने के कारण तभी तो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, युवा भागीदारी ले रहे हैं। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि 20 साल के दौरान, लगभग 25 साल अब एनडीए चलेगी फिर अभी, तो कहीं ना कहीं शिक्षा की थोड़ी कमी है। अच्छा लग रहा है कि यहाँ से आईएएस बने हैं, शिक्षा के केंद्र है ये, अब नहीं रह गया है, वो ये सुनने में प्रैक्टिकल अच्छा काम लगता नहीं हो है। रहा है। ये सुनने में अच्छा हाँ, लगता सुनने है। में लोग, जी जी, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं रह गया है बिहार में। आप देखेंगे, अगर विकास में बताता हूँ, मैं भी समझदार हूँ, विकास में बात करता हूँ, नीतीश कुमार ने थोड़ा बिजली और रास्ते पे बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जो एक मुद्दा है कि जनसंख्या भी हमारी बढ़ रही है, तो रोजगार भी तो बड़ा सा मुद्दा होता है ना। और पलायन तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बाहर जाके लोग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता में खट रहे हैं। लेकिन एक विचारधारा है, वोट जा रहा है उनको विकास पुरुष के नाम ने, थोड़ी सी सुशासन आया है अब। लेकिन तो बदलाव, समय परिवर्तन का बदलाव है। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो बिहार में नहीं बदल रही है, तो जनता थोड़ा शायद उसी पसंद कर रहा है। ये फैक्टर, अगर मैं बात करूं एनडीए की जीत के कारण, ये 10,000 बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। आप जान रहे हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है, और किसी के अकाउंट में अचानक 10,000 आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। और इस शिक्षा भी नहीं है जिस कारण से वोट देते हैं, लेकिन शिक्षा की प्रतिशत बढ़ रही है।
लोग पढ़ भी रहे हैं, ये कमियां नहीं है। तो युवा भागीदारी होगी, आने वाले समय में बिहार एक बदलाव की बनेंगे। आप देखते होंगे कि बिहार एक बदलाव की धरती रहा है। तो अभी चल रहा है, और नीतीश कुमार अपने बल के ना, नीतीश कुमार के वजह से ही जीते हैं बीजेपी, ना कि बीजेपी की वजह से नीतीश कुमार, क्योंकि उनके अभी भी 16 एमपी है। और बात करें कि नीतीश कुमार एक विकास काम पे आधारित वोट लेते हैं, जिस कारण से आप देखेंगे 20 साल से एनडीए की गठबंधन चल रही है। 2015 में जब महागठबंधन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ थे, उस समय में नीतीश कुमार भी बहुत अच्छी खासी सीट लेके आए थे और मुख्यमंत्री बने थे। फिर 17 महीने चलने के बाद वो वहां से पलायन कर दिया। 17 महीने के दौरान लगभग लगभग 3-4 लाख नौकरी तेजस्वी यादव ने दिया। उसी भरोसे के लेकर कहीं ना कहीं महागठबंधन जो अपने आप को बोल दिए थे कि हर घर में सरकारी नौकरी, कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंट और जनता जो नहीं समझ पाई और वोट नहीं दी। और ये पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकता था, लेकिन कुछ रोजगार बदलाव होना चाहिए था। मैं भी विकास के नजर से देखते हुए मैंने भी अपना वोट किया, सोच समझ के किया। और वही गठबंधन की सरकार थी जो बीपीएससी आंदोलन के दौरान पटना में कितने मारा गया था विद्यार्थियों को, जो मुझे भी बहुत आहत हुई थी। यही सब आपको कारण आपको रहा क्या और बिहार। आपको क्या लगता है कि यूथ होने के नाते क्या अभी भी युवाओं के मन में जंगल राज, आरजेडी के प्रति, या उनके जो उम्मीदवार है, समर्थक है, उनसे एक डर का माहौल है आम जन में, युवाओं में? ये गलत धारणा बना दे हैं कि लोग हर हर कास्ट और हर जाति के लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा रहता तो अगर हम बात करते कि अगर वो जो आरोप लगाते हैं एनडीए की इस तरह की हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पर आप देख रहे तभी तो बीजेपी सीट आई है, इतनी सीट आई है, महा जेडीयू को आई है। अगर जाति आधारित वोटिंग होती तो फिर वो तो सीट पीछे चल जाता। अगर एनडीए जो है आरोप लगाता है कि माई समीकरण आरजेडी फॉलो करती है, यानी मुस्लिम और यादव को अगर ऐसा करते तो फिर वो बिहार में तो वो जीत नहीं पाते सीट। ये गलत धारणा है कि आरजेडी में इस तरह की मानसिकता, वो कुछ नहीं है। बी प्रैक्टिकल बिहार में हम लोग हैं, हम लोग देख रहे हैं। वो मानसिकता 20 साल पहले क्या थी वो ऐसा नहीं है। 1990 में जब मंडल कमीशन आया, तो उस समय में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद की एक विचारधारा थी, ये बुजुर्गों सभी जातियों की पार्टी है, जिस कारण से 1990 से 2005 तक जो है लालू प्रसाद शासन के बिहार में। तो ये मानसिकता गलत है कि लोग इस तरह के होते हैं। मेरा जमीन पे तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। वरना फिर आप देखेंगे बहुत सारे ये जाति के लोग भी एनडीए को वोट दिए हैं। तो ये गलत धारणा है, लोग मिसकंसेप्शन सोच लेते हैं अदर स्टेट वाले लोग, ऐसा कुछ नहीं है जमीन पे। कहा जाता है कि बिहार में जातिवाद मतलब सबसे ज्यादा है, और जो दिखाई भी देता है। और इसके अलावा जी जी नीतीश कुमार ने उसी जाति में से कुछ वोट बैंक अपना बनाया, जैसे एक महिला वोट बैंक बना लिया। इसके अलावा दलितों हम्म, में अति दलित बना लिया, और पिछड़ों में अति पिछड़ा बना लिया। जी जी जी। आपको बता दें कि बिहार में जो है कहा जाता है कि एक फणीश्वर नाथ रेणु बहुत अच्छे कवि हैं, हमारे घर जी के जी बगल में ही है। जी उनका कहना था कि जाति कभी जाति नहीं, जी। जाति कभी कभी जाति जाति। नहीं। आपको ये सच मान के भी चलना पड़ेगा कि ये बिहार में जाति आधारित पॉलिटिक्स होती है। जी आपको बता दें कि जाति कभी जाति नहीं। लेकिन आप बात करें कि महिलाओं को तो वो नीतीश कुमार एक कहीं ना कहीं 35% आरक्षण देकर कहीं ना कहीं उनको एक सशक्त बनाया। उनका एक कोर वोट बैंक है। अगर जी नीतीश कुमार की बात करें तो उसका कोर वोट बैंक है कि महिला हमें वोट देंगे ही देंगे। 10वीं पास करने के बाद आपको मुहैया करा दे, 10,000 रुपया देते हैं, पढ़ सकते हैं लड़का लड़की सभी को। 50,000 देते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन करने के बाद। उनके बाद आप एमए करते हैं तो और तरह के छात्रवृत्ति देते हैं। उसके साथ अलग अलग तरह की योजनाओं, जीविका दीदी एक बड़ा सा स्कीम चलाया जो कहीं ना कहीं महिला रोजगार उन्मुख रहा है। तो उनका वो कोर वोट बैंकिंग उनका रखा हुआ है। और दूसरा है कि जाति की अगर आधारित बात करें तो ये आपको मानना पड़ेगा कि जाति आधारित कुछ होती है। लेकिन लोग अपने पढ़ेंगे लिखेंगे, लोग जागरूक होंगे। जिस तरह प्रसाद किशोर ने एक विचारधारा फैलाया, तो लोग कम से कम सोच सके कि रोजगार भी एक होता है, पलायन भी एक मुद्दा है। दूसरा कि आप अपने घर वाले को चुने, बाहर वाले को भी चुने, लेकिन आप हमेशा अच्छी तरह से पॉलिटिक्स करें। पॉजिटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, ये इन पर वो काम किया। एक जनता को क्या चाहिए, आप अच्छी शिक्षा दो, अच्छे रोड दो, अच्छे पलायन ना हो, वहीं पर उसको रोजगार मिले। आप देख ले पूरे भारत में कोई गुजरात का आदमी दूसरे राज्य में जाता है तो बड़े बड़े व्यापार करने के लिए, अगर बिहार का कोई अगर जा रहा है दूसरे जगह
पानी पूरी बेचेगा, गुपचुप बेचेगा, वहीं पर ठेला चलाएगा, फल बेचेगा, रास्ते में कोई चीज तरह का काम करेगा। कुछ कुछ लोग आईएएस बनते हैं, आईएएस बन के जाते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं। कुछ कुछ लोग जाते हैं, वो आना नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने बच्चे को देखना नहीं चाहते कि हम जिस तरह से गुजरे। मैं बिहार की बदनामी नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई बता रहा हूँ। एक शिक्षा केंद्र पे आगे बढ़ना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय है, वो है तो कुछ ही लोग पढ़ रहे हैं वहां पर। और उसी तरह पटना यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी शिक्षा के नाम पे कुछ अच्छा हुआ नहीं है, ओके। बदला गया है, खाली पढ़ाई चल रही है यूनिवर्सिटी में। मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ बिहार को, तो मैं ये बताऊंगा, लेकिन अच्छा भी चल रहा है, सर्विस सेक्टर में बिहार आगे भी चल रहा है। ओके। जैसे हमने बीजेपी की बात कर ली और आरजेडी की बात कर ली, जेडीयू की बात कर ली। इसमें एक उभरता हुआ चेहरा जो दिखाई देता है वो चिराग पासवान दिखाई देता है। शायद जी। 29 सीट है, इसमें से एक का नामांकन नहीं हो पाया था, 28 हो गए उसमें से। शायद अच्छे खासी सीट उन्होंने हम्म। जीती, 19 सीटें जीती हैं हम्म। और अच्छा मार्जिन से जीती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये चिराग पासवान का बिहार की धरती से एक नया चेहरे के तौर पर चिराग पासवान को देखते हैं दलितों में? जैसे बहुत सारे दलित पार्टियां हैं बिहार में। नो ऑप्शन कि चिराग पासवान कभी पढ़े लिखे हैं, केंद्रीय मंत्री भी है, अभी वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी है, जी। तो उनका पार्टी भी बहुत अच्छा सीट लाया। आपको बता दें कि बीजेपी को 89 सीट मिला है, हम्म। जेडीयू को 85 सीट मिला है, आरजेडी को 25 सीट मिला है, और हम्म। एलजेपी यानी रामविलास की पासवान को 19 सीट मिला है, जिनमें चिराग पासवान मुख्य रूप से है। कांग्रेस को 6 सीट, जी। एमआईएम को 5 सीट, हमको 5 सीट, और अदर को 9 सीट। तो चिराग पासवान को लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि अच्छी बात है कि वो समझदारी है उनके पास, विकास को काम ला सकते हैं। लेकिन वो तो केंद्र मंत्री रहते हुए भी बिहार के लिए कुछ तो ला सकते थे, फैक्ट्री, कुछ खाद्य प्रसंस्करण फैक्ट्री तो ला सकते थे। अब भाई, दो चार, ललन सिंह हमारे पंचायती राज मंत्री है, चिराग पासवान हमारा खाद्य मंत्री है, उनके बाद हम जो है जितन राम मांझी भी हुआ हमारे कास्ट के हैं, हमारे दलित समुदाय के हैं, उनका भी तो एक कर्तव्य बनता है कहीं ना कहीं जमीन पे काम हो। हम्म। हमारे कहने का मतलब है, बिहार में हर कोई जीतता है, लेकिन बिहार के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। ओके। रामविलास पासवान के बेटे ने बहुत अच्छा सीट लेके आया है, जी। 6 सीट उनके एमपी है, और 22 सीट अभी एमएलए है। तो हमारा जनता देख रहा है अब उनको कौन पसंद करते हैं। अब जनता जो जागरूक हो रहे हैं, आप प्रैक्टिकल काम भी करना पड़ेगा, इससे तभी जनता आपको सुख देखने को मिलेगा। आप तेजस्वी में देखें तो तेजस्वी में एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती थी, लेकिन जनता ने उसे अस्वीकार दिया। उसी तरह चिराग पासवान में भी लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है काम करे, ना भी करे। उसी तरह और भी आप देख रहे होंगे कि बिहार में अलग अलग युवा नेता है। तो ये चल रहा है। चिराग पासवान उम्मीद करते हैं कि अच्छा करेंगे। 10 साल से तो हम लोग देख ही रहे हैं। अब 10 साल से केंद्र में सरकार है बीजेपी की, 11 साल चल रही है लगभग। अभी 25 साल से एनडीए की सरकार चलेगी, अभी 25 साल इसको लेकर। तो देखते हैं क्या होता है बिहार का। लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि रोजगार उन्मुख बातें हों, और बहुमत से जिताए हैं हम लोगों ने, जनता ने मिलके, तो उम्मीद करते हैं कि जनता पे काम करे। चिराग आपको पासवान एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जी 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 जी, आपको क्या लगता है एक बिहार के युवा के तौर पर क्या बिहार में सुधार करने की जरूरत है और क्या इस सरकार को काम करना चाहिए? देखिए, बिहार में सुधार करने के लिए काम करने से पहला है कि रोजगार उन्मुख बातें होना चाहिए। दूसरा, करप्शन थोड़ा सा कम होना चाहिए। तीसरा, कि फैक्ट्री जब आएंगे, क्योंकि हमारा बिहार शिक्षा में प्रतिशत में कम है, तो इसके लिए जब फैक्ट्री आएंगे तो लेबर मजदूर को भी काम मिलेगा, तो इससे हमारे बेरोजगारी की स्थिति ज्यादा दूर होगी। तीसरा, आईटी सेक्टर को हब किया जा सकता है। कि बिहार में मानते हैं कि यहाँ पर लोग आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर समुद्र इलाका नहीं, तो फैक्ट्री कैसे हो पाए। आईटी हब कर सकते हैं, जैसे हैदराबाद है, तेलंगाना है, आईटी सेक्टर में बहुत आगे है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो वो हब बिहार में हम ला सकते हैं, स्किल आधारित काम किया जा सकता है शिक्षा पे। दूसरा ये बात है कि हम बिहारी होने के नाते हम ये चाहते हैं कि यहीं पर रोजगार मिले, हमें पलायन करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए भी दूर ना जाना पड़े। आप देखोगे राजस्थान में, मुखर्जी नगर में, या फिर अलग अलग स्टेट में बिहार के लोग जाके वहां से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अलग अलग तरह के कोर्सेज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेडिकल सेक्टर के अलग अलग कोर्स, नीट और जेई की तैयारी करते हैं, दिल्ली में जाके यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं। वो बिहार पे अगर केंद्रित कर दे, उसको हब बना दे, एक
एक अच्छे इन्वायरमेंट को क्रिएट करने से यहाँ पर यहाँ की जो रेवेन्यू है यहीं पर रह जाएगी और इससे इनका स्टेट का वो डेवलपमेंट होगा। अब बात कर ले कि अलग अलग तरह का डेवलपमेंट के लिए आईटी सेक्टर को आप बना सकते हैं, मेरा ये मानना है। नहीं नहीं, एक तो जो आपने कहा कि बिहार के युवा बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वो पढ़ाई करने के लिए या तो पैसे वाले वालों के बच्चे जाते हैं या फिर मैक्सिमम अपर कास्ट के जाते हैं। जो करेक्ट। जो दलित हैं या जो गरीब हैं, उनकी स्थिति तो आज भी शोचनीय है, मतलब गंभीर है। आपको मैं बता दूं दलित की स्थिति ऐसी है बिहार में, क्योंकि एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है दलित जिसको दबाया गया है। आप दलित का उत्थान आफ्टर इंडिपेंडेंस ही देखने को मिला। संविधान जब लागू हुआ तब थोड़ा थोड़ा दलित अपलिफ्ट हुआ है, वरना उससे पहले तो बहुत दयनीय स्थिति थी। 75 सालों से उसकी दयनीय स्थिति बनी हुई है। जी और कुछ ही लोग उनका कुछ फायदा उठा रहे हैं। दलित में जो भी कास्ट है वो लोग कुछ ही लोग जो अपर हो चुके हैं, नौकरी ले चुके हैं, उन्हीं वही लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट्स ले रहे हैं। जमीन में रिजर्वेशन देखने को कुछ लोग मिल नहीं रहे। ऐसी स्थिति है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। खाने पे आफत है तो वो शिक्षा कैसे ले सकते हैं? मूलभूत चाहिए रोटी कपड़ा मकान, वही नहीं है तो आप शिक्षा के प्रति कैसे आगे बढ़ेंगे? आप किसी को अगर आरक्षण देके आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनकी वो खाने पे आफत है तो कैसे हो सकते हैं? हम ही लोग जैसे युवा है, पढ़ लिख के हम लोग एमए कर चुके हैं, अभी बीएड कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आप पढ़ाई के साथ साथ आपको सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए ना, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। अब मूल रूप से हमें खाने को ही नहीं मिल रहा है तो मुझे शिक्षा कैसे आएगी? मैं मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात पढ़ रहा हूँ, तो उसके साथ अच्छे खाने जब नहीं मिलेंगे, कुछ अच्छे क्वालिटी खाना नहीं मिलेंगे, पैसे लेके तो कुछ कमा लेते हैं, ट्यूशन वगैरह पढ़ा के, स्कूल वगैरह पढ़ा के कुछ इनकम हो जाता है, बट हमारी से नहीं ना देखा जाता। हमारे जैसे बहुत सारे, जब हम इतनी संघर्ष कर रहे हैं, अच्छे खा रहे हैं, अच्छे खा रहे हैं, जब हम उतना फाइट नहीं कर पा रहे, पढ़ रहे हैं, मैंने बिहार पुलिस एग्जाम निकाला, फिर उसके बाद मैं फिजिकल में छट गया कुछ ये से 1 मिनट के कारण, फिर मैंने बहुत सारे एग्जाम दिया, बीपीएससी में मेरे 60 नंबर अभी आ रहे हैं, कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाएगा, मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ। और भी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में 150 नंबर आया, 182 गया कट ऑफ। तो संघर्ष चल रहा है, लेकिन संघर्ष के साथ मुझे इनकम भी चाहिए। अब इनकम भी चाहिए तो इनकम आएगा कहाँ से? तो मैं पार्ट टाइम कुछ जॉब करता हूँ, लेकिन मेरे तो वो टाइम मैनेजमेंट नहीं ना हो रहा है। अच्छे बनने के लिए आपको समय दे के पढ़ना पड़ेगा। अपर कास्ट के लोग कहीं ना कहीं फुलफिल है, उनके पास रोटी भात दाल है, तो वो पढ़ रहे हैं। हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, हम भी संघर्ष कर रहे हैं। तो वो आरक्षण मिल जाने से नहीं होता है, इम्प्लीमेंट होना पड़ता है। आप किसी को दे दोगे लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। मैं दुखी होने के साथ कह रहा हूं मैं। ओके। इसके मैं अलावा देखता हूँ इसके जमीन पे। इसके अलावा ये भी है क्या, जो जमीन का है, जमीन जो है वो अधिकतर अपर कास्ट के पास नहीं है, ऐसा कहा जाता है। करेक्ट। क्या ये भी एक मुद्दा है? नहीं नहीं, जमीन है अपर कास्ट के ही पास है। दलित के पास क्या है? दलित क्या है, उसके अंदर में वो काम करते हैं। हम्म। आप तीन चार मुझे भूमियार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, और हम्म उनके अलावा कोई आप मुझे नाम बता दे कि बहुत रिचेस्ट आपको नजर आते होंगे बिहार में, या पॉलिटिक्स के पावर के अलावा कोई हम्म। है? नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ अपर कास्ट में ललन सिंह है, ललन सिंह हो गए, फिर गिरिराज सिंह हो गए, फिर उनके बाद बहुत सारे, प्रशांत किशोर भी अपर कास्ट से आ रहे हैं। उनके बाद अगर हम बात करें कि अलग अलग तरह से अलग अलग पॉलिटिकल नेता बहुत आगे हैं। आप विजय सिन्हा डिप्टी सीएम देख लीजिए, वो भी अपर कास्ट के हैं। सम्राट चौधरी ओबीसी कैटेगरी से है, वो भी कहीं ना कहीं फुलफिल है। आप जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को छोड़ दे, आप कोई दलित नेता का मुझे नाम बता दे कि आपको लग रहा है कि बहुत रिचेस्ट है। कुछ ही लोगों को जिनको मिल रहा है बेनिफिट, वो बेनिफिट ले लेके वो आगे चल रहे हैं, और उनके अलावा दूसरा कोई तो विकास हो ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जमीन पे हम लोग सोचते हैं, और कुछ एक ही नेता क्यों हो किसी का, चाहे वो दलित का एक ही नेता क्यों हो, और कोई ऑप्शन नहीं है? या मैं कहता हूँ राजद में क्या तेजस्वी यादव ही है और कोई ऑप्शन नहीं है? लेकिन चलते आ रहा है, उसको बदला जाएगा। इस बार बिहार में अच्छा जवाब दिया है, और राजशाही यानी जो परिवारवाद है उसको थोड़ा सा सबक दिया गया है। इस तरह से बदलाव होते रहेगा। और मैं तो चाह रहा हूँ कि आगे कुछ और अच्छा हो, विकास पे काम हो। अब तो 5 साल इन्हीं को देखना है, हम लोगों को देखना है कि हमारे हमारे लिए नीतीश कुमार क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया जयदीप पत्रिका को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया और मैंने अपनी बातों को रखा। और मैं जनता को बता दूं, अगर मेरी बात से कोई अगर भूल चूक निकल गई हो तो मुझे माफ कर दे। मैं भी एक पढ़े लिखे विद्यार्थी हूँ, कुछ हो सकता है कि गलती निकल गया हो, और मुझे किसी पर्सपेक्टिव में ना ले, ये मेरा पक्ष था, आपका
तर्क अलग हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप पत्रिका को। जी।